बरतानिया की जो तारकीन वतन पाकिस्तानियों के हवाले से, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, वो अभी भी पाकिस्तान की सियासत में एक अपना अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करना चाहते हैं। तो ये मौका उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। बट लेट्स सी कि हमारे जो बड़े हैं वो पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान की पॉलिसियों में अपने किस किस्म के फैसलों का इंतखाब करते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, कैफे मार्केट। जी, तो न्यूज़ ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। हेडलाइंस आपने सुनी है, ब्रेकिंग्स आपने देख ली, क्योंकि अमूमन वैसे भी वीकेंड्स पे इतनी ब्रेकिंग्स नहीं होती है। सुबह थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा ठंडा माहौल होता है, लेकिन शाम में जाके फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होना शुरू हो जाती है। बट एनीवेज, सुबह का टाइम हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा इंफरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए। और अभी हम आपको लेके चल रहे हैं सऊदी अरेबिया, लेकिन वो कोई सफ़र आपको उसके लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी दोस्त ऐसे हैं, पाकिस्तानी मेहमान हमारे ऐसे हैं जो कि सऊदी अरब से पाकिस्तान विजिट पर मौजूद है। तो हमने सोचा है कि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए और कुछ ऐसे सवाल उनसे पूछे जाएं कि जो कि हमारी स्किल्ड लेबर कम्युनिटी जो कि सऊदी अरब में काम कर रही है उनके हवाले से कितने इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके अलावा जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके पास अकामा तो मौजूद होता है, लेकिन अकामा के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसानात हैं ये भी उनसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अकामे पर आप जब तक आप वहाँ पर काम कर रहे हैं उस वक्त तक आप रह सकते हैं, आपको नेशनैलिटी जो है वो मिडिल ईस्ट में नहीं मिलती है। तो जनाब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं खालिद राना साहब, 25 साल सऊदी अरब में मुकीम रहे हैं और देखा जाए तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए उन्होंने वहाँ पर उसमें अपनी खासी खदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं। अमेरिकन कंपनी में उन्होंने काम किया पहले, फिर उसके बाद सऊदी टेलीकॉम कंपनी जो है वो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन की। 21 साल बतौर ट्रांसमिशन कंसल्टेंट उन्होंने वहाँ पर काम किया और फिर सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो समाजी शोबे हैं उनमें भी उन्होंने अपनी खदमात सर अंजाम दी हैं। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा जी आपने बुलाया। थैंक यू सो मच सर, ये मेरा पूरी टीम के लिए वी आर वेरी प्लेजर। और उन्हीं के साथ यहाँ पर हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं जो कि 2002 से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया और अब उन्होंने वहाँ पर अपनी जो है वो खदमात सर अंजाम देना शुरू की हैं और उसकी शाख अब पाकिस्तान में भी खोली है। ये उनकी जर्नी कैसी है ये हम उनसे जानेंगे, क्योंकि वहाँ पर अक्सर औकात जब मैं भी सऊदीया गई थी तो कुछ पाकिस्तानी भाइयों से मुलाकात हो जाया करती थी, लेकिन यकीन जानिए वहाँ पे जितने भी रहने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं ना, सबकी मदद करने के लिए कोशिश रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सरदार शेख सिद्दीक साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि सऊदी अरब में मौसम थोड़ा गर्म होता है, मिडिल ईस्ट के ओवरऑल अगर हम लोग शहरों की बात करें तो इस्लामाबाद आके, पाकिस्तान आके आप लोग को ठंड का एहसास ज़रा ज़्यादा हो रहा है या मैनेज कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक बेसिकली बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से है, तो मैं ठंडे इलाके का बेसिकली बासी हूँ। तो सऊदी अरब में चूँकि मुझे रोज़गार के लिए जाना पड़ा और यकीन मानिए कि वहाँ पे क्योंकि वेदर बड़ा हॉट वेदर होता है बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तान में जब आते हैं और आजकल बिलखुसूस जब आजकल का वेदर यहाँ पे बड़ा प्लेजेंट वेदर है तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। और कुछ सऊदी अरब में भी हमें कुछ महीने 2 से 3 महीने मिल जाते हैं जहां हम विंटर को एंजॉय करते हैं। हाँ, बट इट्स वेरी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मुश्किल से मिलते हैं जी, आप सही कह रही हैं। बट दिस वेरी गुड, बड़ी अच्छी फील जब यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है और पाकिस्तानियत है और हमारे जो अपने भाई हैं बहनों में बिलखुसूस यहाँ पे जो इसका एक एहसास होता है, इसकी वहाँ पे ज़रूर हमें कमी महसूस होती है। खालिद राना साहब, सऊदी टेलीकॉम में आपने काम किया और पाकिस्तान से चूँकि आप वाबस्ता रहे हैं, वहाँ पर कितनी आपने देखा है कि थोड़ी चेंजिंग्स आ चुकी हों, थोड़े मामलात बदल चुके हैं? क्योंकि अमूमन लोगों का ये तासुर रहता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स हैं या इनके मोबाइल टेरिफ हों या फिर इनकी दूसरी चीज़ें हों, थोड़ी महंगी पड़ती हैं। पाकिस्तान से अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें तो आपने कितनी तब्दीली देखी है इन दोनों में? देखें जी, सऊदी अरब में जो टेलीकम्युनिकेशन में जो तब्दीली आई वो 90s में स्टार्ट हुआ। तो इस वक्त सऊदी अरब एक दौर था कि जब हमने पाकिस्तान में, मैंने PTCL में सर्व किया है, तो उस वक्त फिर तो बड़ा अच्छा कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ कि हम अर्ली 90s में जब पहली दफ़ा हमारी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, तो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो वहाँ BLT प्रोजेक्ट के तहत हमारी तमाम जो एनालॉग तो डिजिटल कन्वर्जन हुई। तो वो अर्ली 90 में सऊदी अरब में लेट 90 में शुरू किया। तो अगर वो मैं देखूँ तो पाकिस्तान उस लिहाज से अहेड था दिन सऊदी अरेबिया, लेकिन आज सऊदी अरेबिया हमसे, सऊदी अरब पाकिस्तान के हवाले होने की वजह क्या है राना साहब? देखिए, ऑल अबाउट द मनी है जी। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके पास सहूलियात हैं, उनके पास उन्होंने सबसे जो अच्छा काम किया कि वो
जब डिजिटल की तरफ आए तो उन्होंने हर चीज़ ऑटोमेशन पे ले गए। अपने तमाम इदारों को, अपने तमाम रिकॉर्ड्स इस वक्त उनकी ऑटोमेशन पे हैं, और हम उस लिहाज से थोड़ा सा पीछे हैं। हमारा ज्यादा टैलेंट जो है, हम वो चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जो पाकिस्तान को एक्चुअल में करनी चाहिए। हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, और स्पेशली अगर हम लोग मिडिल ईस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, खा वो सऊदी अरब हो या फिर कतर और दीगर मजीद अहम बड़े ममालिक हों। अच्छा, ये एक अलमिया तो है, यकीनन हमारी जो क्रीम होती है वो जाके बाहर सर्व करती है, लेकिन पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं या पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें एक ट्रेड डेफिसिट रहता है, तो उसके अंदर जो आपकी ये जो मैन पावर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके फॉरेन रेमिटेंस के अंदर। और जब हम सऊदी अरब की बात करते हैं या मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, सऊदी अरब आपका एक ब्रदरहुड कंट्री है और बहुत पाकिस्तानी जो आपकी लेबर है उसको कैटर करता है। ज़रूरत इस बात की है कि ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से सऊदी अरब के अंदर जो आपकी जो ज़्यादा लोग जाते हैं वो आपकी लेबर स्किल्ड लेबर जाती है। प्रोफेशनल्स, आपके हाईली प्रोफेशनल्स लोगों की वहाँ पे भी स्टिल मैं महसूस करता हूँ कि वहाँ पे बहुत गुंजाइश है और पाकिस्तान से उन लोगों को भी उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये एक सिलसिला है, तवील सिलसिला है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान वो वक्त आए कि जब पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जितनी भी यहाँ पे रहते हुए इसको या पाकिस्तान को सर्व करें। लेकिन चूँकि अभी ये पाकिस्तानी हम सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं और हमारे सेंटिमेंट सऊदी अरब के साथ जुड़े हुए हैं, और सऊदी हुकूमत के भी हम इसलिए शुक्रगुजार हैं कि 2.5 मिलियन पाकिस्तानी इस टाइम वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आज के हालात के अंदर, आज के वक्त के अंदर उनकी पाकिस्तान की मैश के अंदर कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल ऐसा ही है। राना साहब, ये जो मेरे पास चाहिए विजन 2030, इसके तहत सऊदी अरब को 1 करोड़ की मैन पावर चाहिए। आपके ख्याल में पाकिस्तान इस तमाम सिलसिले में कितनी स्पेस कवर कर सकता है? कौन से सेक्टर्स आपको नज़र आते हैं? अच्छा देखें, इसमें जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि 2.5 के करीब इस वक्त भी हमारी मैन पावर वहाँ पे काम करती है, तो ये नंबर थोड़े से आगे पीछे होते रहते हैं कि जो रिसेशन आई 2018 में, फिर उसके बाद कोविड का एक इशू आया, तो उसमें हमारा कुछ नंबर्स कम हुए, तो वो तकरीबन 2.1 तक गए। अब फिर दोबारा 2.5 को टच कर रहे हैं। और विजन 2030 के तहत जिस तरह आपने कहा 1 करोड़ के करीब अभी भी सऊदी अरब को मैन पावर दरकार है। अगर मैं ऑफिशियली आपको मेरी लास्ट जो एम्बेसडर्स थे हमारे बिलाल अकबर साहब, उनसे जो गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने की जो उनके ऑफिशियल से हाई लेवल पे जो मीटिंग्स हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 20% वो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को देगा। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि 2 मिलियन जो एक्सपेक्टेड है, हाँ, वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। अभी भी बहुत सारी मैं जानना ये चाह रही हूँ कि वो कौन से ऐसे आपको वर्किंग सेक्टर्स लगते हैं? हाँ, देखें, वो सारी आपकी स्किल्ड लेबर है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में है, ये एक्चुअली मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड, कंस्ट्रक्शन एक वसी आप बिल्कुल है, मेरे खुद चाचा इंजीनियर है वहाँ पे जी, तो वो उसमें डिफरेंट आप कैटेगरीज हैं उसमें, तो वो एक लास्ट नंबर जो है कुछ है, उसमें कुछ आईटी एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन वो नंबर बहुत कम है। डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन जो हमारी स्किल लेबर है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। शुएब साहब, 2002 में आप सऊदी अरब गए हैं। जब आप पहली दफ़ा सऊदी अरब गए तो आपने बतौर पाकिस्तानी आपको किन मुश्किलात का सामना हुआ, जो आपको लगता है कि वो मुश्किलात आज भी पाकिस्तानियों के लिए वहीं पर है, या तो वो खुद ज़हनी तौर पर अभी तक उन मुश्किलात को कंसीव नहीं कर पाए कि हमें जाते साथ ही एक आम पाकिस्तानी को ये चंद चीज़ें जो हैं ज़रा ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में हम लोग अपने लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं दे सके हैं? अच्छा, ऐसे था कि जब 2002 के अंदर मुझे मौका मिला सऊदी अरब जाने का, जब आप सऊदी अरब के अंदर हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उनके मिजाज के मुताबिक, उनके जो रूल रेगुलेशन है उसके मुताबिक आप अपने आप को वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बसर करें, और उस कोशिश ये करें
कि आप उनके अंदर रच बच जाएं। होता ऐसे है कि इसका एक फुकदान है, जैसे राना साहब ने बात की, आपने शोएब साहब खुल कर बात करें। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे राना साहब ने जिक्र किया है कि फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मज़ीद यहाँ से मैन पावर जानी है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं हमें वो देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान से जो मैन पावर जाती है, यकीन मानिए कि यहाँ से जो लोग जाते हैं, जब एयरपोर्ट पे आप उनको रिसीव करने जाते हैं तो कोई अच्छा तासर नहीं मिलता है। जो उन्होंने क्लॉथिंग उन्होंने वेयर की होती है, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे तल्ख हकाइक हैं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश वही लोग कर सकते हैं जो वहां पर मौजूद हैं। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आपका काम बड़ा टेलीकम्युनिकेशन से रहा है, जो एक सबसे बड़ा बेसिक मसला है वो तो चलें छोड़ देना, जो कि कामा होल्डर्स हैं वहाँ पर काम करें, वो एक अदर पार्ट है एक इस स्टोरी का। सबसे ज़्यादा तादाद में उम्रा ज़ायरीन जाते हैं, जाते साथ ही बेहतरीन सिम या बेहतरीन पैकेज लेना लोगों के लिए बड़ा कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता भी है कि बड़े वेंडर्स आ रहे होते हैं और आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आके वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सबसे बेस्ट सजेशन आप क्या देंगे कि अगर कोई भी उम्रा प्लान कर रहा है तो वो किस तरीके से लोगों के साथ राब्ते में रह सकता है? देखें, ये सऊदी अरब में इस वक्त 3 बड़े ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं मोबाइल के हवाले से। तो आप जब अराइवल आपकी होती है किसी भी एयरपोर्ट पे, जद्दा हो या मदीना हो, तो वहाँ उनके काउंटर बने हुए हैं। तो बजाय कि आप किसी को कहें कोई आपको सिम दे दे, वहाँ कोई लोकल सिम वाला बैठ जाए, तो बेहतर है कि आप उस 3 जो ऑपरेटर में STC है, मोबाइल है, जैन है, मेन ऑपरेटर्स हैं, आप उनके ऑफिस में जाएं और आप कोई भी जब पैकेज लें तो उसमें ज़हन में रहे कि आप उनको थोड़े से ज़्यादा पैसे देके जो डाटा सिम है, डाटा का मैक्सिमम डाटा का जो आप देखें, आपका प्लान है 1 मंथ का प्लान है, तो 1 मंथ प्लान में आपने 100 GB खर्च करना है, तो 100 GB के हिसाब से आप उसको कोई प्लान उनको दें, वो आप खुद दे देंगे आपको ऑप्शन, तो वो परेशानी नहीं रहेगी। ये जो लोगों की अवेयरनेस नहीं होती, वो आपने 10 रियाल वाली सिम ले ली, वो ना उसमें डाटा होता है, वो वॉइस कॉल के लिए होता है, फिर वो जाके परेशान हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस ऑपरेटर जो वहाँ डेस्क बने हुए, कोई भी ऑपरेटर आप सेलेक्ट कर लें। अब मैंने कहूँगा सऊदी टेलीकॉम में सर्व किया, मैं प्रेफर उसी को करूँगा, बट देयर आर 3 ऑपरेटर्स। अच्छा, एक अच्छी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। और यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान में डेफिनेटली इकनॉमिकल जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। हमारी इकॉनमी को लेके बहुत सारे मसाइल पैदा हैं और ऐसे में बहुत सारी ऐसी स्किल्ड लेबर है जो कि काम तो बहुत अच्छा करे, लेकिन उसके पास वो मालूमात नहीं है कि उसने मिडल ईस्ट की तरफ या सऊदी अरेबिया की तरफ ट्रैवल कैसे करना है। शुएब ब्रदर्स के नाम से कंपनी रजिस्टर होने जा रही है और जिसे शुएब साहब और खालिद राना साहब खुद जो है वो मिलकर इंशाल्लाह आगे चलाएंगे। शुएब साहब, मेरा सवाल यहाँ पर है कि ये रिक्रूटमेंट क्या हमारे पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देगी? क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे स्कैम्स होते हुए देखे, लोग ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं कि बाहर जाकर काम करेंगे, लेकिन डिपोर्ट भी होते हैं, जेलों में भी चले जाते हैं, पासपोर्ट जब्त हो जाते हैं और वो कंपनी जब अगले हफ्ते जाकर देखो वो बंद हुई भी होती हैं। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा, ये ऐसे है कि देखें, हमारे जैसे लोगों की, राना साहब और हमारे जैसे लोगों की इस फील्ड में आने की वजह भी यही है। यकीनन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया ये बिल्कुल रियलिटी है और मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि हमने इंस्पिरेशन ली है, हमारे दोस्त हैं जाहिद लतीफ़ सिंधु साहब, ठीक है, उन्होंने मास कम्युनिकेशन के अंदर मास्टर किया, लूना कॉर्पोरेशन एक बड़ा नाम है और जितने खूबसूरत अंदाज में, जितने प्रोफेशनली एक पढ़ा लिखा बंदा इस काम को कर सकता है, एक इलिटरेट पर्सन नहीं कर सकता। तो मकसद ये था कि हम इस फील्ड के अंदर आएँ और यकीनन उन चीज़ों को जब एज ए प्रमोटर, एज एक एजेंसी होल्डर, मेरा ये काम है कि मैं यहाँ से कोई भी अगर किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो उन कंडीशंस को देखूँ, उन सारी चीज़ों और एक पाकिस्तानी को यहाँ से वहाँ ले जाने पर उसका कितना खर्चा आ जाएगा? अच्छा, एक्चुअली होता ये है कि इट्स डिपेंड करता है कि कंपनी एक वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जब आप वहाँ से वीज़ा आप लेते हैं तो गवर्नमेंट की फ़ीस पे करनी होती है। इट्स सब्जेक्ट टू वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो हमारा मकसद इसमें कोई पैसा बनाना नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हम और चीज़ों के अलग लोगों की इस्लाह के लिए ज़हनी तौर पर सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये चाहूँगा, क्योंकि मेरी जब इस इनिशिएटिव के अंदर राना खालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप इस साइड पे आएँ
और अपनी पूरी जो एक वहाँ की, क्योंकि ये एक बड़ी शख्सियत ने वहाँ की जो एक सोशली इनका एक बहुत बड़ा काम है, और जिन मसाइल का आपने जिक्र किया उन मसाइल के सद्भाव के लिए इन्होंने बड़ा वहाँ काम किया है। रिसेंटली कोई 50 से 100 लोग इस तरह के हमें वहाँ मिले जो यहाँ से रिक्रूट करके गए हुए थे, उनके पास रहाइश नहीं थी, जगह नहीं थी। बिल्कुल, तो राना साहब की टीम ने उसमें बड़ा किरदार अदा करके उनको अकोमोडेट किया, उनको वहाँ पे मजीद जो उनके रहने के मसाइल थे, उनके खाने पीने के मसाइल थे, उनको हल किया, उनको रिक्रूट कराया मुख्तलिफ कंपनीज में। तो मैं इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा राना साहब की और इनकी टीम का कि ये जितने खूबसूरत अंदाज में वहाँ पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसी विजन को लेकर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपको शुएब सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच। खालिद राना साहब, अभी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट यहाँ पे की हुई, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में जो ये इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हमारे उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कि जा रहे हैं मिडिल ईस्ट या फिर सऊदी अरेबिया काम के लिए, तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस कायम करने की सबसे पहले तो जो है वो फौरी तौर पर इसको प्रायोरिटाइज रखें। दूसरा ये कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको आप लोग ज़रूर क्लेम करें, और इसके हवाले से भी लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों तजावीज़ जो उन्होंने दी हैं ये हम अपने सोशल मीडिया पर भी लाजमी हाईलाइट करें, ताकि लोग मैक्सिमम जान सकें कि उनके बुनियादी हुकूक क्या हैं जो रियासत पाकिस्तान उन्हें दे रही है, लेकिन रियासत पाकिस्तान खुद कहाँ पर लैग कर रही है, और आप लोग अपने हुकूक को हासिल करने के लिए आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये चीज़ें क्या वाकई ये चीज़ें कवर हो भी रही हैं, और आप इसके लिए ऑलरेडी पे कर भी चुके हैं। तो ये मेरी भी लिए थोड़ी सी रहनुमाई थी, जिसके लिए मैं आपको थैंक यू करूंगी। और अभी बढ़ते हैं जनाब थोड़ी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून, कैफे मागला। जी तो वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद कुछ एक मजीद एक इंटरेस्टिंग सा हमारा सेगमेंट इस एतबार से कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम आपसे आज बात करेंगे। वैसे तो हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स हम लोग करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से, लेकिन काम किस तरह से ये लोग कर रहे हैं और इन लोगों की वजह से दूसरे लोगों को रोजगार कैसे मिल रहा है उस पर बात हम करेंगे। क्योंकि मौजूदा दौर में नौजवानों को तालीमी इदारों में सिर्फ डिग्रियां प्रोवाइड की जाती हैं, और इनमें डिग्रीज के हवाले से अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से उन्हें जो है वो एक टैलेंट देने की बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि जॉब मार्केट की कंडीशन को देखते हुए नई नस्ल को एंटरप्रेन्योर्स बनने का मशवरा देना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब उनके मुताबिक नौजवानों को नौकरी का इंतजार करने के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब रुख करना चाहिए, ताकि मुल्क में रोजगार के मौके मजीद बढ़ाए जा सकें। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे इंसान से कि जिनसे न सिर्फ आपको सीखने का मौका मिलेगा, बल्कि उनकी कामयाबियों से भी आप इस्तिफादा करने में कामयाब हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ साहब, जो कि बटरफ्लाई इफेक्ट फाउंडेशन के फाउंडर हैं और ट्रस्टी भी हैं, और बच्चों की तालीम और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सरमायाकार भी हैं, इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली, और लंदन, स्पेन, इटली, हॉलैंड, फिनलैंड और दुबई और इस्लामाबाद में उनके जो है इदारे काम कर रहे हैं। और उन्होंने जब अपने काम का आगाज़ किया तो उनके पास जनाब कुछ भी नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह ताला ने उनका हाथ थामा, और अब वो न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि दूसरे लोगों की फैमिली, दूसरे लोगों के ख़ानदानों के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आसिफ साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आसिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये